On behalf of Jaipur branch CIRC of ICAI, it is my privilege and pleasure to welcome our Honorable Chairman, Secretary Ma'am, our today's speakers, and all the participants of this webinar. Today, webinar is specifically organized to deal with the high tide topics in the practice industries. Friends, today we have two renowned speakers with us. So first of all, I would like to introduce Mr. Vikas Modi sir. He is a very energetic and motivating personality. He is presently co-opted member of GMCS Coordination Committee of CIRC of ICAI for the year 1890. And he is also the member of Tax Consultant Association and authored a monthly tax magazine, Tax Law Times. So now we start our today's topic. First is e-invoicing. As per wide notification number 1, 2022, Central Tax dated 24th Feb 2022, for every registered person with the aggregate turnover in a financial year from 1718 and onwards is rupees 20 crore or more. E-invoicing is mandatory from 1st April 2022. So I would like to request to Vikas sir, please share your valuable knowledge on this topic. Please sir, over to you sir. Vikas sir. Yeah. Welcome sir. Thank you. Thank you, Sonam. Thank you so much sir. Am I audible? Yeah sir. I am sharing my screen. Okay. Okay. My today's topic is e-invoicing under GST. जैसा कि आप सभी को आइडिया है, ई-इनवॉइसिंग क्यों लेके आए हैं गवर्नमेंट, जो ये फेक इनवॉइसिंग हो रही थी उसको कर्व करने के लिए ई-इनवॉइसिंग का प्रोविजन 2019 में ही आ गया था। तब ये लार्ज कॉरपोरेट्स जिनका टर्नओवर अराउंड 500 करोड़ और उससे ज़्यादा था, उनके लिए एप्लीकेबल था। नाउ दिस प्रोविजन is applicable on assessees whose turnover, aggregate turnover is more than 20 crore. Now I am okay. ये प्रोविजन जो एप्लीकेबल हुआ ई इनवॉइसिंग का वो रूल 48 स्क्रीन विजिबल है पूरी? Yes sir. Okay. बट फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। एक्चुअली मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे साथ में है और आपकी वॉइस थोड़ी सा लो आ रही है। ओके। सेक्शन 31 में टैक्स इनवॉइस के लिए बताया हुआ है। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 उसमें बताया हुआ है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए और टैक्स इनवॉइस कैसे इशू होना चाहिए। एंड रूल 48 में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसमें इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर कंटेन होना चाहिए, लाइक एचएसएन, गुड्स की डिटेल, एसएससी का डिटेल, जीएसटीआईएन एड्रेस, एंड मेनी थिंग्स आर देयर। तो रूल 48(4) में जो नोटिफाई हुआ है वो ई इनवॉइसिंग नोटिफाई हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by including such particulars contained in form GST INV 01। ये जो particulars है वो रूल 46 में बताए हुए हैं। After obtaining an IRN invoice reference number by uploading information contained therein on the common GST portal in such manner and subject to the such conditions and restrictions as may be specified in the notification। नोटिफिकेशन में जो भी कंडीशंस है वो अलग चीज है, पर मुझे जीएसटीएन पोर्टल पे मेरा जो इनवॉइस बन रहा है उसकी जो डिटेल्स है जो रूल 46 में बताई हुई है वो सारी डिटेल अपलोड करके मुझे मेरा आईआरएन जनरेट करना है। प्रोवाइडेड डेट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल
by notification exempt a person or a class of registered person from issuance of invoice under this sub rule for a specified period subject to such condition and restriction as may be specified. ये कमिश्नर को पावर दी हुई है कि वो काउंसिल के रिकमेंडेशन से यदि चाहे तो कुछ क्लास ऑफ पर्संस को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और वो किया हुआ भी है। अब जो ये इनिशियली जब ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन आया था तो वो लार्ज कॉर्पोरेट पे जैसे मैंने बताया था 500 करोड़ प्लस के टर्नओवर पे था। 1 अक्टूबर 2022 से जब एप्लीकेबल हुआ था वो 500 करोड़ एंड एवो के टर्नओवर पे हुआ था। देन 1 जनवरी 2021 पे ये 100 करोड़ प्लस एवो पे एप्लीकेबल हुआ था। 1 अप्रैल 2021 में जिनका टर्नओवर 50 करोड़ एंड अबव है उन पे एप्लीकेबल हुआ। देन 1 अप्रैल 2022 से ये 20 करोड़ एंड अबव पे टर्नओवर पे एप्लीकेबल हो गया। मतलब आने वाला टाइम ऐसा है कि ये मेरे हिसाब से 5 करोड़ या हो सकता है 2 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर पे भी एप्लीकेबल हो जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने से जो ट्रांसपेरेंसी आती है ट्रांजेक्शन में, वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए फेक इनवॉइसिंग को कर्व करने के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर रही है। ये जो नोटिफिकेशन आया था 24 फेब 2022 उसी में ये टर्नओवर 20 करोड़ लिमिट करी गई थी और 1 अप्रैल 2022 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। अब मुझे ये टर्नओवर कब का देखना है 20 करोड़, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास 4 फाइनेंशियल हो गए, सॉरी 4 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हो गए, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। तो मुझे टर्नओवर कब का देखना है, तो ये टर्नओवर मुझे 17, 18 में जुलाई टू मार्च का देखना है। देन 18, 19 में पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखना है, 19, 20 में फाइनेंशियल ईयर का, 20, 21 एंड 21, 22 मुझे पूरा फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ एक्सीड कर जाता है तो मुझे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरीली जनरेट करना है, ई इनवॉइसिंग बनाना है और मुझे IRN जनरेट करके QR कोड मेरे इनवॉइस पे होना चाहिए, वो जनरेट करके मुझे मेरे सब जो कस्टमर है उनको देना है। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। इट मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by person on reverse charge basis. It means मेरी कोई RCM की liability है तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड है exempt supplies, थर्ड है export of goods or services or both, fourth है interstate supplies of persons having the same pain to be computed on all India basis but excluding central tax, state tax, UGST and IGST. It means मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ जो मुझे देखना है वो मेरे पेन पे जितने रजिस्ट्रेशन है उनका देखना है। सेकंड, इसमें टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट भी कवर होगा। इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कवर होगा, क्योंकि अपन जब एग्जेम्प्ट सप्लाईज की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कवर्ड है। इट मींस यदि मेरा कोई पेट्रोल पंप डीलर मेरा कोई क्लाइंट है तो उसका टर्नओवर डेफिनेटली 20 करोड़ से ऊपर होगा, इंक्लूडिंग सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पेट्रोल और डीजल। तो वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आता है और वो एग्रीगेट टर्नओवर यदि मेरा 20 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो मुझे मैंडेटली ई इनवॉइस जनरेट करना है। ई इनवॉइस मुझे जनरेट सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का करना है, यानी कि मेरी पेट्रोल डीजल की जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की सेल है उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना, बट वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है, इसलिए मेरे ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। सपोज यदि पेट्रोल पंप डीलर के उसी प्रोप्राइटर के पेन पे एक और फर्म चल रही है कोई और उसका टर्नओवर मेरा 20 करोड़ से कम है या उसका टर्नओवर बहुत कम है, पर एग्रीगेट टर्नओवर उस पेन पे यानी बोथ द फर्म्स पेट्रोल पंप एंड अदर फर्म्स जो उसके चल रही है, मेरा टर्नओवर यदि 20 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो मुझे मैंडेटरीली ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब इसमें कुछ पर्सन्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है स्पेसिफिक, उनमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, SEZ यूनिट को भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC,
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। ये सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्ट की हुई है ई इनवॉइस से। इनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा भी होगा तो इन्हें ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। रूल 48 में सब रूल 5 और 6 मैं यहाँ पे लूंगा क्योंकि इसमें कुछ इनपुट से रिलेटेड लिंक है इसका। एवरी इनवॉइस, जो सब रूल 5 है वो मैं रीड कर रहा हूँ। एवरी इनवॉइस इशूड बाय ए पर्सन टू whom सब रूल 4 जो 48(4) में ई इनवॉइस नोटिफाई हुआ है applies in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as invoice। यदि आपका सप्लायर है उस पे आपका सप्लायर है और उस पे ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की, और उसने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया और आपको इनवॉइस दे दिया, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलने का रीजन है ये सब रूल 5। सब रूल 5 में क्या लिखा है, यदि आपने सब रूल 4 के अकॉर्डिंग ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो वो इनवॉइस ही ट्रीट नहीं होगा, यानी कि वो इनवॉइस इनवैलिड इनवॉइस होगा। अब मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 में मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। यदि मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं है तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इट मींस यदि आपका सप्लायर उसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है और उस पर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है, वो आप ई इनवॉइस पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि वो ई इनवॉइस के लिए लायबल है या नहीं। यदि ई इनवॉइस के लिए लायबल है तो आपके पास उसका ई इनवॉइस होना चाहिए। विदाउट ई इनवॉइस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। हो सकता है आज तो आपको पोर्टल अलाउ करेगा क्योंकि आपके वो 2A और 2B में आ जाएगा। जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा सप्लायर तो 2B में आ जाएगा। यदि बाद में डिपार्टमेंटल कोई ऑडिट होती है या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट में वो आपसे मंगवाता है डॉक्यूमेंट और वहां पे आपने उसका ई इनवॉइस नहीं दिया तो आपका क्रेडिट खतरे में जा सकता है। क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको उसमें, एज पर सेक्शन 16 वो डिसअलाउ हो जाएगा। And the provision of sub rule 1 and 2 shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub rule 4। ये सब रूल 1 और 2 जो 48 का है वो है मुझे कितनी कॉपी में इनवॉइस जनरेट करना है। तो इन केस ऑफ ई इनवॉइस ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट इनवॉइस इशू करना होता है एंड सर्विसेज के केस में मैं डुप्लीकेट इनवॉइस इशू करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सब रूल 6 में एग्जेम कर दिया। इट मींस मैं ई इनवॉइस बना रहा हूँ तो मुझे सिंगल इनवॉइस भी ओके है और मेरा ई इनवॉइस ही चलेगा। मींस मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी उसकी मेंटेन करूँ। अब ई इनवॉइस मुझे क्या सभी ट्रांजेक्शन के लिए बनाना है? एक सप्लायर है उसका टर्नओवर 20 करोड़ प्लस है क्योंकि उसका होलसेल और रिटेल दोनों का काम है। होलसेल के इनवॉइस का तो वो B2B इनवॉइस का तो ई इनवॉइस बना लेगा। B2C उसकी रिटेल सेल इतनी ज्यादा होती है कि वो इनवॉइस नहीं बना सकता। तो क्या मुझे वो बनाना है? तो कवरेज ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें मैंने जो कवर किया है वो ई इनवॉइस सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन के लिए ही मैंडेटरी है। मींस मेरा यदि कोई रजिस्टर्ड बायर है उसी को मैं माल बेच रहा हूँ या फिर मेरा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के केस में बायर रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट और मेरा रजिस्टर्ड बायर यानी कि मेरा B2B सप्लाई है या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है तो ही मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है, अदरवाइज मुझे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। इट मींस मेरी B2C सप्लाई है, यदि मेरा बायर अनरजिस्टर्ड है तो मुझे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। Issuance of e-invoice is mandatory for exempted और nil rated supply। ई-इनवॉइस जो इशू होता है वो टैक्स इनवॉइस के केस में इशू होता है। यदि मैं टैक्स इनवॉइस मेरा इशू कर रहा हूँ, जो नॉर्मल अभी मैं पेपर इनवॉइस इशू कर रहा था, वो यदि टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूँ तो मुझे ई इनवॉइस मैंडेटरी किया है। तो मेरे यदि सप्लाई एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड है तो मुझे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। यदि मैंने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है तो मेरा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो मुझे इस केस में ई इनवॉइस जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट यदि मेरा टर्नओवर मिक्स है यानी कि मेरा जो सप्लाई हो रहा है वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों गुड्स का मिक्स है तो मुझे उस केस में टैक्स इनवॉइस ही इशू करना होता है।
तो यदि मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो मुझे उस केस में मैंडेटरीली ई इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। What documents are presently covered under e-invoicing? ई-इनवॉइसिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर होंगे? एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि मेरा आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है यानी कि मेरा आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी आती है उस डॉक्यूमेंट से, तो वो डॉक्यूमेंट ई इनवॉइसिंग में कवर है। इट मींस यदि मेरा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा इशू हो रहा है जो मेरी जीएसटीआर 1 में जाना है, यानी कि उस पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, उस डॉक्यूमेंट पे आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, तो वो डॉक्यूमेंट का ई इनवॉइस बनना है। इसमें वैसे जो रूल में बताया हुआ है, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट when issued by notified class of taxpayer to registered person or for the purpose of export are currently covered under e-invoice। यदि मेरा परचेज रिटर्न का डेबिट नोट है तो मुझे उस केस में ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। मेरा सेल रिटर्न का क्रेडिट नोट या सेल से रिलेटेड कोई डेबिट नोट, रेट डिफरेंस का हो सकता है, कोई डिस्काउंट का हो सकता है, सॉरी कोई कमीशन का हो सकता है, तो उस केस में ही मुझे ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी है। ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जो भी ई इनवॉइस बनेगा वो मेरी रेडीली मुझे जीएसटीआर 1 में अवेलेबल होगा। इट मींस जीएसटीआर 1 मेरी आउटवर्ड सप्लाई की होती है, तो मुझे आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो भी मेरे ट्रांजेक्शन है, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है तो उसका ई इनवॉइस मुझे बनाना है। सपोज मेरा सप्लायर यदि ई इनवॉइस नहीं बनाता तो सप्लायर पे भी पेनल्टी का प्रोविजन है। सेक्शन 122 में वो इनवॉइस ट्रीट नहीं होगा तो इनवॉइस, वैलिड इनवॉइस जनरेट नहीं करने की पेनल्टी है 10,000 और टैक्स अमाउंट इवेडेड विच एवर इज हायर। एंड सेक्शन 129 में उसका गुड्स भी डिटेन और सीज हो सकता है। और रूल 48(5) में मैंने आपको बताया था कि यदि उसने इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो वो इनवैलिड इनवॉइस होगा, वैलिड इनवॉइस नहीं है। तो वैलिड इनवॉइस नहीं है तो वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जो कलेक्शन ऑफ जीएसटी है उसके प्रोविजन का भी कॉन्ट्रावेंशन है, तो उसकी भी पेनल्टी अलग से लग सकती है। इवन रिसीवर, ये रिसीवर वाला मैंने बताया आपको, रिसीवर को आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि सेक्शन 16 में ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब जो इनवॉइस ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी में आता है और उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो वो रूल 48(5) की वजह से इनवैलिड इनवॉइस हो गया। व्हाट इज आईआरएन? आईआरएन क्या है? IRN is a unique number generated by the e-invoicing system using a hash generation algorithm for every document such as an invoice or debit or credit note to be submitted on the e-invoice system. A unique 64 character invoice reference number shall be generated. मुझे जब भी इनवॉइस इशू करना है तो मैं उसे ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करूंगा। ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करने के बाद मुझे एक पीडीएफ में ई इनवॉइस जनरेट होकर मिलता है। उस ई इनवॉइस पे मेरा एक तो आईआरएन होगा 64 कैरेक्टर का, और उस 64 कैरेक्टर से वैलिडेट होके क्यूआर कोड जनरेट होता है। उस क्यूआर कोड में मेरा उस इनवॉइस से रिलेटेड पूरी डिटेल होती है, यानी मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा तो स्कैन करने पे उस इनवॉइस से रिलेटेड पूरी डिटेल मुझे मिलेगी। तो आईआरएन मेरा 64 कैरेक्टर का जो इनवॉइस जनरेट होता है, ई इनवॉइस उसके साथ जनरेट होता है और क्यूआर कोड उसी के साथ प्रिंट होता है। ई इनवॉइस सिस्टम विल जनरेट ए यूनिक 64 कैरेक्टर लेंथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर and digitally sign the e-invoice and the QR code. The QR code will enable quick view validation and access of the invoices from the GST system from handheld devices. यानी कि मेरा सपोज ऑन द वे गुड्स जा रहा है तो मैं उस क्यूआर कोड के बेसिस पे भी डॉक्यूमेंट, सॉरी क्यूआर कोड के बेसिस पे भी ऑफिसर को मैं मेरा इनवॉइस चेक करवा सकता हूँ। मुझे फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यूआर कोड से मेरा सारा डेटा जो जीएसटी पोर्टल पे मैंने अपलोड किया था वो व्यू हो सकता है। द डिजिटली साइन क्यूआर कोड विल हैव ए यूनिक आईआरएन which can be verified on the central portal as well as by an offline app by officer. जो ऑफिसर है वो भी अपनी ऐप से उसको देख सकता है। मुझे आईआरएन जनरेट कहाँ करना होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक 10 वेबसाइट्स बनाई है। आपको वहाँ वेबसाइट पे जाके ऑफलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं।
और आपका टेली ईआरपी सभी में ये अनेबल कर दिया उन्होंने ऑप्शन। आप वहां से डायरेक्टली भी ई इनवॉइस बना सकते हैं। ये डेडिकेटली जो 10 पोर्टल्स हैं वो सिर्फ ई इनवॉइस के लिए ही है। ये नोटिफिकेशन 69/2019 में नोटिफाई किए हुए हैं। और इसका एक ई इनवॉइस का ट्रायल पोर्टल भी है। सपोज कोई एसएससी अभी न्यू है और वो यदि ई इनवॉइसिंग में एप्लीकेबल हो जाती है, उसके ई इनवॉइसिंग में कवर होता है, तो वो ट्रायल पोर्टल पे जाके एप्लीकेबिलिटी जो डेट है उससे पहले भी अपना ई इनवॉइस बना के देख सकता है। अब मुझे यदि ये पता करना है कि मेरा सप्लायर ई इनवॉइस के लिए लायबल है या नहीं है, तो उसके लिए जो ई इनवॉइस पोर्टल अभी जो मैंने बताया डेडिकेटली जो 10 पोर्टल्स हैं, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है। मैं सर्च और इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पे कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे पता लग जाएगा कि ये एनेबल है या नहीं। यदि आपका सप्लायर एनेबल है तो आपके पास उसका ई इनवॉइस कंपल्सरी होना चाहिए टू टेक द क्रेडिट। अब मुझे ई इनवॉइसिंग की कितनी कॉपी निकालनी है और इसका टाइम क्या रहेगा मेरा जनरेशन ऑफ इनवॉइस का। तो ई इनवॉइस की कॉपी का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वैसे तो रूल 48(1) में ट्रिप्लिकेट फॉर गुड्स है, 48(2) में डुप्लीकेट फॉर सर्विसेज है। बट ये 48(6) में 1 और 2 को लिख दिया कि ये अप्लाई नहीं होंगे यदि आपके सब रूल 4 एप्लीकेबल होता है, यानी आपके ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो आपको 48(1) के और 48(2) के अकॉर्डिंग ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट कॉपी जनरेट नहीं करना है। व्हाट टाइम द ई इनवॉइस विल बी जनरेटेड। मेरा इनवॉइस कब जनरेट होना चाहिए, जो पहले ही से प्रोविजन है लॉ में, मेरा इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स जनरेट हो जाना चाहिए। तो ई इनवॉइस भी सेम टाइम में जनरेट होना चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन द टाइमिंग ऑफ जनरेशन ई इनवॉइस, इट विल बी सेम एज पर सेक्शन 31। और सेक्शन 31 में क्या लिखा है, फॉर गुड्स द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस will be before or at the time of removal of goods or delivery of goods, and for service before or after the provision of service within prescribed period as per section 31 subsection 2। बट जब आप प्रैक्टिकल पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे वो बैक डेट में इनवॉइस जनरेट करने देता है। आप आज बैठ के 1 अप्रैल का इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, बट वो अलाउ तो करेगा। बट यदि आपने 23 अप्रैल को 1 अप्रैल का इनवॉइस जनरेट किया तो वो क्वेश्चनेबल होगा कि पहली चीज तो आपने जब सप्लाई 1 अप्रैल को किया था तो आपने विदाउट इनवॉइस कैसे कर दिया। सेकेंडरी उसके पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं कि आपने विद इन टाइम जो टाइम था सेक्शन 31 में उसमें इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो उसकी पेनल्टी भी लेवी हो सकती है। ये सैंपल इनवॉइस है, इस तरीके का आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। और जो पीडीएफ फाइल जनरेट होगा इनवॉइस का, उसका ये साइड में जो क्यूआर कोड आ रहा है वैसा उस पर क्यूआर कोड भी आएगा। और जो ये IRN जो यहाँ पे मैंने हटाया हुआ है, ये 64 कैरेक्टर का IRN उसके साथ जनरेट होगा। मैंने एक इनवॉइस जनरेट कर लिया, क्या वो डिलीट और कैंसिल हो सकता है? हाँ, ई इनवॉइस 24 आवर्स में मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बट वो डिलीट नहीं होता है। तो सपोज मेरा एक टैक्स इनवॉइस बन गया और उसका मैंने ई इनवॉइस बना दिया और मुझे विद इन 24 आवर्स मुझे लगा कि वो इनवॉइस गलत है या मैंने गलत बना दिया, तो मैं उसको पोर्टल से कैंसिल कर सकता हूँ। बट मेरे बुक्स में जो टैक्स इनवॉइस बन गया उसको भी मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा। सेम इनवॉइस नंबर पोर्टल अगेन नहीं लेगा, दोबारा नहीं लेगा, आपको नया ही इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सॉरी, सेकंड, सपोज मुझे 24 आवर्स में पता नहीं लगा कि मेरा इनवॉइस गलत जनरेट हो गया। अब मुझे इनवॉइस तो जनरेट हो गया पर वो गलत ही था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कैंसिल करने का। बट ये एक अच्छी चीज है कि ई इनवॉइस पोर्टल पे मेरा डेटा 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद वो मेरी जो GSTN पोर्टल है, मेरा GSTR1 है, वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं उस इनवॉइस को बुक्स में कैंसिल करूंगा और मेरे ई इनवॉइस सॉरी मेरे GSTN पे GSTR1 में उस इनवॉइस को मैं डिलीट करूंगा। लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ डिलीट आपने एक आउटवर्ड सप्लाई के लिए कर दिया, आपकी लाइबिलिटी कम करने के लिए कर दिया। बाद में यदि डिपार्टमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो
जो उसके रीजन रहे कैंसिलेशन के वो आपको बताने पड़ेगा। आफ्टर 24 आवर्स मैं सिर्फ GSTR1 में उसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके रखना पड़ेगा कि क्या रीजन रहा कि मैंने उसको डिलीट किया और बुक्स में कैंसिल किया। ई इनवॉइस के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका फेक इनवॉइसिंग नहीं होगा, बैकडेट इनवॉइसिंग नहीं होगा। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मैंने जो सिंगल इनवॉइस जो बना दिया सेम टाइप के मेरे सारे इनवॉइस जनरेट होंगे। रिकंसिलेशन सीमलेस होगा। मेरी जो अभी प्रॉब्लम है कि 2B में इनपुट नहीं आ रहा क्योंकि सामने वाले ने GSTR1 फाइल नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरा रियल टाइम बेसिस पे डेटा पोर्टल पे होगा। ऑटोमेशन हो जाएगा, फेक इनवॉइस का एलिमिनेशन होगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिजिकल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। मैं QR कोड और इसका इलेक्ट्रॉनिक PDF और अदर फॉर्मेट जो भी अवेलेबल है उस फॉर्मेट में मैं इसको रख सकता हूँ। GSTR1 में मुझे जनरेट होके मिलेगा डेटा B2B का, तो मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी, मेरी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इनवॉइस का ट्रैक करना इजी हो जाएगा और QR बार कोड से मेरे इनवॉइस की पूरी डिटेल अवेलेबल होगी। इसके कुछ पॉइंट है जो अपने को देखना चाहिए अलग से, जो उसमें इश्यू कई बार प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आती है, क्योंकि क्लाइंट की चीज पूछता है कि ई वे बिल और ई इनवॉइस मर्ज हो गया। नहीं, ई वे बिल अलग है, ई इनवॉइस पोर्टल अलग है। हाँ, एक बेनिफिट दिया है कि मुझे यदि ई वे बिल जनरेट करना है तो मुझे अलग से ई वे बिल पोर्टल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ई इनवॉइस पोर्टल पे ही मैं ई इनवॉइस जनरेट करके वहीं से मैं ई वे बिल जनरेट कर सकता हूँ। सेकेंडरी, मुझे वहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं करनी, मुझे IRN या एक्नोलेजमेंट नंबर ऑफ ई वे इनवॉइस और ई इनवॉइस वो मुझे ई वे बिल पोर्टल ई इनवॉइस पोर्टल पे ही ई वे बिल का ऑप्शन है। हाँ, मुझे सिंपली वो एक्नोलेजमेंट नंबर पुट करना है, मेरा ई वे बिल जनरेट होके आ जाएगा, मैं वहाँ से पार्ट भी अपडेट कर सकता हूँ। बट मुझे ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, मुझे ऐसा नहीं है कि ई वे बिल और ई इनवॉइस मिक्स कर दो या मर्ज हो गया, नहीं हुआ। सेकंड, HSN कोड मैंडेटरी है क्या ई इनवॉइस में? अभी तक क्या था कि 5 करोड़ से ऊपर वालों के 6 डिजिट मैंडेटरी था, लेकिन वो इनवॉइस फिर भी विदाउट HSN डाल रहे थे। GSTR1 भी विदाउट HSN फाइल हो जाती है, लेकिन अब ई इनवॉइस विदाउट HSN नहीं जनरेट होगा। तो मुझे यदि जनरेट करना है ई इनवॉइस तो HSN कोड मैंडेटरी है, जो भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। यदि 6 डिजिट है तो 6 डिजिट, 8 डिजिट है तो 8 और 4 डिजिट है तो 4 डिजिट। इस फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड तो वो नहीं है, आप QR कोड या उसका PDF फॉर्मेट भी साथ में कैरी कर सकते हैं। फिजिकल कॉपी यदि ट्रांसपोर्टर के केस में कई बार ट्रांसपोर्ट वाले के पास नहीं होता स्मार्टफोन, तो उस केस में आप उसको फिजिकल कॉपी देना पड़ेगा। इज इट एप्लीकेबल ऑन ऑल GST एंड रजिस्टर्ड ऑन सेम पेन? ये मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि यदि मेरा एक ही पेन पे मल्टीपल GSTN है और उनका चाहे टर्नओवर 20 करोड़ से कम है बट एग्रीगेट टर्नओवर उस पेन पे मेरा 20 करोड़ से ऊपर है, तो मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे ज्वेलर्स के केस में टर्नओवर हो सकता है उनका बहुत ज्यादा हो, बट ई वे बिल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि उनके ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है तो ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल नहीं है, आपको ई इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है और आप ज्वेलर हैं आपके, या फिर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ये मेरा ई इनवॉइसिंग पे पूरी समरी तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी। यदि आपका कोई प्रैक्टिकल कोई और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं वो So I think nobody have any query. है। ओके, नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for your valuable knowledge.
So it's now our next speaker. Someone is having query? No, sir. Thank you. So our next speaker is Mr. Ujjwal Sharma, sir, a very energetic, enthusiastic personality and passionate and dedicated for his working. He got the Vivekanand Gaurav Samman for valuable contribution in the GST. Recently, he is special invitee to the GST and Indirect Taxation Committee for the year 22 and 23. Heartiest congratulations, sir. Thank you so much. I would like to request you, sir, please share your valuable knowledge on this topic. The recently topic, sir, is GST, State Tax Benefit Budget. It's given to the hotels and tour operators. So it's over to you, sir. Thank you, Sonam ji. Today's topic of discussion, which is given to me, is a state budget GST refunds to the hotels and tour operators. Before coming on the topic, I would like to share the background why this situation has arisen, why only the hoteliers and tour operator will get this refund. हुआ ये कि जब कोविड 2019 का लॉकडाउन आया था तो कोविड रिलीफ में स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिलीफ अनाउंस करी थी। सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो सेक्टर था वो होटल एंड टूरिज्म सेक्टर था। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा योगदान है। टू प्रमोट देम स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई थी कि भैया आप जो भी पैसा जमा कराओगे स्टेट जीएसटी के रूप में उसका आपको एक रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये बोला गया था कोविड पीरियड में, लेकिन कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी, कोई प्रोसीजर इसका स्पष्ट नहीं था। ये प्रोसीजर अभी आके मार्च में आके एक नोटिफिकेशन निकाला स्टेट जीएसटी ने, उस पे आके इसको क्लेरिफाई किया। तो आज की डेट में जीएसटी का एक नया एवेन्यू अपने प्रोफेशनल्स के लिए ये स्टेट बजट के द्वारा दिया गया एक नया एवेन्यू है अपने लिए, जिसके अंदर अपन जितने भी अपने जो होटेलियर क्लाइंट है, जो टूर ऑपरेटर्स हैं या जो हेरिटेज होटल चलाते हैं या रिसोर्ट चलाते हैं, वो सारे लोग कवर होंगे। तो अपन आज का जो टॉपिक है इसके अंदर ये बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है रिफंड के लिए, किस टाइप का रिफंड मिलेगा, कितना रिफंड मिलेगा, कौन कौन से पीरियड का रिफंड मिलेगा और किस किस एक्टिविटी पे मिलेगा, और साथ ही साथ ये देखेंगे कौन कौन से लोगों के लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं है। ये इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट होगा। अब बात आते हैं सर सबसे पहले कि ऑपरेटिव पीरियड जो रिफंड है, स्टेट जीएसटी जो रिफंड दे रही है होटल्स एंड टूरिज्म वाले को, होटल्स को, हेरिटेज होटल्स को और रिसोर्ट को, उसको उन्होंने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि साहब अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2021 तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 के लिए तो कंप्लीट फाइनेंशियल दिया। साथ ही साथ जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर है उसको ब्रेक कर दिया, अप्रैल से लेकर उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर को दिया, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू 30 जून, फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने कंसिडर किया, देन उन्होंने कंसिडर किया फोर्थ क्वार्टर को। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि साहब जो भी अपन बात करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2021 कंप्लीट होगा और 21-22 का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए अपन बात करने जा रहे हैं। जो भी कुछ कंप्लायंस करनी होगी फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर 21-22 का और 20-21 का फर्स्ट क्वार्टर के लिए अपन डिस्कस करेंगे जो भी कुछ होगा। ठीक है साहब। अब डेफिनेशन पे बात करते हैं कि साहब किस चीज का रिफंड मिलेगा। आपसे रिफंड की बात करती हो तो किस चीज का रिफंड मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल होंगे, अपन इस चीज की बात करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। इस चीज को जब डिस्कस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि साहब किस चीज का स्टेट जीएसटी रिफंड हमको देना है। सोनम जी मेरी स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपरली? हाँ सर बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल। वॉइस भी प्रॉपर है, नो इश्यू एट ऑल? बिल्कुल प्रॉपर है। नाउ वी कंटिन्यू ऑन द सेम। तो साहब डेफिनेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट बजट से इंट्रोड्यूस हुई। जब भी कोई स्टेट बजट से कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होती है तो जीएसटी के अंदर जो मेनली दो एक्ट कवर होते हैं, सीजीएसटी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न है, एसजीएसटी एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न है और आईजीएसटी एक्ट जो कॉमन है। तो इसका मतलब जो स्टेट जीएसटी एक्ट है, राजस्थान स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, उसी का ऑपरेशन, उसी का एडमिनिस्ट्रेशन, उसी की सारी पॉलिसी और उसके रेलिवेंट नोटिफिकेशन लॉज को इश्यू करने की पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो साहब ये जो बेनिफिट आया वो बेनिफिट आया स्टेट बजट से।
जब ये बेनिफिट स्टेट बजट से आया तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट से रिलेवेंट नोटिफिकेशन और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेवेंट जो स्टेट बजट, स्टेट राजस्थान स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एक्ट है उसी के अंदर जो बेनिफिट देने के प्रावधान है उसी को देने का राइट है और किसी के पास राइट नहीं है। उसी राइट को इन्होंने अवेल किया और स्टेट टैक्स जो भी आपने स्टेट जीएसटी का पेमेंट किया, एसजीएसटी का जो भी पेमेंट किया और जो ड्यू टैक्स जो आपका एप्लीकेबल स्टेट जीएसटी ड्यू था और आपने जो भी डिपॉजिट कराया उसी का आपको ये रिफंड दे रहे हैं। फर्स्ट चीज, स्टेट जीएसटी का टैक्स का पेमेंट होना चाहिए कैश लेजर से। हम इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसको ऐसा समझाना चाहूंगा। रिफंड किस चीज का मिल रहा है साहब? होटल वाले को, टूर ऑपरेटर को, जितने भी रिसोर्ट चल रहे हैं या हेरिटेज होटल्स है, इनको साहब रिफंड मिल रहा है। हाँ साहब रिफंड मिल रहा है। रिफंड किस पीरियड का मिल रहा है साहब? 21-22 फाइनेंशियल ईयर तो पूरा और 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर का रिफंड आपको मिल रहा है, मिल रहा है साहब। अब रिफंड किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और किस चीज पे कवर होगा? तो साहब ये जो पॉलिसी निकाली गई वो स्टेट बजट से निकाली गई। तो स्टेट बजट से जब पॉलिसी निकाली गई तो स्टेट बजट में स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रावधान है ओनली राजस्थान स्टेट जीएसटी में प्रवर्तन करने के। स्टेट जीएसटी का जो एक्ट है, राजस्थान आरजीएसटी एक्ट है, उसके अंदर चेंजेस करने के और उसी के तहत जो बेनिफिट दे सकते हैं तो दे सकते हैं। तो साहब उन्होंने उसी बेनिफिट का अवेल किया और उस बेनिफिट में वो दे सकते थे सिर्फ स्टेट जीएसटी का जो टैक्स ड्यू था और आपने डिपॉजिट करा दिया। डिपॉजिट का मतलब कैश लेजर से जो पैसा जमा कराया, जो सेक्शन 49(1) का जो कैश लेजर है अपने सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट का, ओनली जो स्टेट जीएसटी का जो पेमेंट जमा कराया उसी का आपको रिफंड देंगे। तो कहने का मतलब ये है सीजीएसटी और आईजीएसटी का जो पैसा जमा कराया वो स्कीम के अंदर आप बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओनली द स्टेट जीएसटी का जो पेमेंट जमा कराया उसी के लिए आप एलिजिबल हो। अब साहब ये एलिजिबल तो हो, अब ये एप्लीकेबल किन किन पे होगा? जो स्टेट जीएसटी का बेनिफिट आप ले रहे हो वो एप्लीकेबिलिटी कौन कौन पे आ रही है साहब? कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं या कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस बेनिफिट को अवेल कर सकती है? सबसे पहली चीज है अवेलमेंट लेने के लिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए होटल, हेरिटेज होटल, रिसोर्ट या टूर ऑपरेटर। तो साहब इसके अंदर जो बेसिकली ये बहुत वाइडर डेफिनेशन देती साहब। होटल, हेरिटेज होटल और रिसोर्ट तो बिल्कुल समझ में आता है साहब कि साहब होटल है तो बट वैसे पोल्यूशन डिपार्टमेंट या किसी ना गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट से होटल, हेरिटेज होटल और रिसोर्ट का एक लाइसेंस मिलता है। अपने पास पोल्यूशन कंट्रोल का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस है तो अपन मान लेंगे कि साहब वो डॉक्यूमेंट्स में वो होटल चलती है। लेकिन साहब यही बहुत सारी ऐसी होटल्स है जो अपने इन हाउस रूम में चल रही है। बहुत सारे ऐसे एग्रीगेटर्स हैं जिनके थ्रू ये होटल्स जो हैं वो एज ए हॉस्टल के रूप में चल रही है, गेस्ट हाउस के रूप में चल रही है। क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? सर यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है, जहां यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है उस लाइट में तो वो जितने भी होटल, हेरिटेज होटल और रिसोर्ट नहीं है वो सारे लोग कवर नहीं होंगे। तो साहब कवर करने के लिए अगर वो होटल नहीं है, हेरिटेज होटल नहीं है, रिसोर्ट नहीं है तो साहब और क्या हो सकता है? गेस्ट हाउस हो सकता है साहब, वो साहब हॉस्टल हो सकता है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है जो लेट आउट कर रहे हो आप फॉर पर्पज ऑफ कैजुअल वेकेशंस के लिए। तो साहब ये सारे लोगों के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैजुअल वेकेशंस वालों को, जो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट की उनको बेनिफिट नहीं दे रहे, जो आपने हॉस्टल चला रखे उनको बेनिफिट नहीं दे रहे और जो आपने गेस्ट हाउस चला रखे उनको बेनिफिट नहीं दे रहे। ओनली होटल, हेरिटेज होटल और रिसोर्ट को देंगे। साहब इन्होंने एक वर्ड और काम में लिया, टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर एक बहुत वाइडर वर्ड है और सबसे पहले जो स्कीम आई है तो उसके अंदर टूर ऑपरेटर वर्ड पे ही जो मेरे को लगता है कि सबसे पहले डाउट क्रिएट हो सकता है। तो सर टूर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो मैंने जीएसटी एक्ट से ही बोरो की है। जीएसटी एक्ट का एक नोटिफिकेशन है 11/2017 जो रेट नोटिफिकेशन है, जहां पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी रेट बताई गई है। वहां पे सब टूर ऑपरेटर की डेफिनेशन दे रखी है और जो टूर ऑपरेटर की डेफिनेशन में, उस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने बताया कि टूर ऑपरेटर किसे कहेंगे। साहब मेरे पास एक बेसिक क्वेश्चन आया जब मैं ऐसी सारी एप्लीकेशन हमने फाइल करी तो एक क्वेश्चन आया ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा, जितनी भी टूर्स एंड ट्रैवल की एसोसिएशन थी इनके द्वारा एसोसिएशन आया कि साहब हम लोग भी मेजर इफेक्टेड है
हम लोगों की भी जो ट्रेवल्स की बेनिफिट, जो हमने फ्लाइट्स की टिकट बुक कराते थे, जो हम जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स की टिकट्स बुक कराते थे, जो टैक्सी बुक कराते थे हम, वो सारी के हमारी तो बिजनेस बंद हो गया, तो क्या हमको भी इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? तो सर उसके अंदर जो टूर ऑपरेटर की जो इनकम है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकम उनको बेनिफिट मिलेगा, और सारी चीजों के लिए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मियरली वो एयर टिकट, फ्लाइट टिकट, वो रेल टिकट, बस टिकट या टैक्सी की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो टूर ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर किसे कहेंगे इस चीज को समझना जरूरी है, जो प्लानिंग कर रहा है, शेड्यूल कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, अरेंज कर रहा है टूर। इसका मतलब वो आदमी आपके टिकट भी करा रहा है, आपकी होटल भी बुक कर रहा है, और आपके एंसेस्ट्रली जो सपोर्ट सर्विस है वो सारी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ही आप वो टूर ऑपरेटर कहलाएगा। अगर वो टूर ऑपरेटर कहलाएगा तो उसको दो सर्विस मिनिमम देनी होगी। फर्स्ट जो सर्विस देनी होगी कि साहब वो फर्स्ट वो प्लानिंग कर रहा है, आपके टूर को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, प्लान भी कर रहा है, साथ ही साथ वो दो एंसेस्ट्रली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि साहब उसने आपको ट्रेवलिंग का बेनिफिट के लिए जो आपने टिकट बुक कराई, साथ के साथ होटल बुक किया। कहने का मतलब दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो ही टूर ऑपरेटर कहलाएगा और उसको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उस स्कीम का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो साहब टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले को सभी को बेनिफिट नहीं है, ओनली टूर ऑपरेटर की जो इनकम है उसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब टूर ऑपरेटिंग में क्या होता है, इन जनरल टूर ऑपरेटिंग की जब भी बात करते हैं तो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कंप्लीट टूर पैकेज आपको दे रहा है जिसमें रहना, खाना और ट्रेवलिंग सारी चीजें दे रहा है, तो वो टूर ऑपरेटर कराएंगे इन सिंपल वर्ड्स में अगर अपन बात करें तो। साहब इसके अलावा एक सेक्टर और था जो कोविड में स्टैंड अलोन सबसे ज्यादा परेशान था। स्टैंड अलोन सबसे ज्यादा परेशान था, वो था रेस्टोरेंट एंड क्लब्स। तो क्या साहब ये रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड बहुत सारे क्लब्स ऐसे खुल गए हैं अब अपने राजस्थान में, जो लोग रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, रहने का भी उनके पास है, जो होटल भी वो वर्क कर रहे हैं और क्लब भी वो वर्क कर रहे हैं। तो क्या उन सबको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा? अगर साहब उसके पास रजिस्ट्रेशन है होटल का और वो होटल चल रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो रेस्टोरेंट और क्लब के लाइसेंस में वो चल रहा है तो साहब उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नो रिएम्बर्समेंट, कोई भी रिएम्बर्समेंट जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करके ओन या लीजिंग, कैसे भी एग्रीगेटर के थ्रू, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स एग्रीगेटर है उनके थ्रू, या कैसे भी नॉन कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का अगर वो लेट आउट करके भी कोई इनकम बर्न कर रहा है तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। ओनली साहब जो बेनिफिट मिला, तो हम समराइज करें इस बेनिफिट को, तो साहब वो बेनिफिट मिला होटल, हेरिटेज होटल, रिसोर्ट, होटल को मिल गया, हेरिटेज होटल को मिल गया, रिसोर्ट को मिल गया, टूर ऑपरेटर को मतलब ये कह दें जो होटल भी बुक करा रहा है, पैकेज टूर दे रहा है हमको, जितने भी वो सारे पैकेज टूर वालों को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज और किसी को भी इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो जी साहब बात कर लेने। अब बात आती है साहब किस अमाउंट पर रिइंबर्समेंट आपको मिलेगा। वो अमाउंट मैंने आपको बताया था कि साहब आपने जितना भी स्टेट जीएसटी से जो पेमेंट जमा करा है, कहने का मतलब एसजीएसटी से जो भी आपने पेमेंट किया है, एसजीएसटी से जो भी आपने पेमेंट किया है, जो एसजीएसटी की कैश लेजर से जो भी पेमेंट हुआ है उसका आपको रिइंबर्समेंट दे रहे हैं। तो साहब रिइंबर्समेंट की जब बात आती है तो साहब डिफरेंट पीरियड के लिए उन्होंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट रखा है। तो साहब अपन चलते हैं 20-21 पे। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के फर्स्ट 3 क्वार्टर के लिए इन्होंने बोला 100% जितना भी जीएसटी आपने जमा कराया उसका आपको रिइंबर्समेंट देंगे। साथ ही साथ जब थर्ड क्वार्टर 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए आया, उसके लिए इन्होंने बोला कि 50% आपको रिइंबर्समेंट देंगे जो भी आपने स्टेट जीएसटी जमा कराया है। फिर बोला जब फोर्थ क्वार्टर जो आ रहा है आपका, नहीं सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का, थर्ड और फोर्थ के लिए 50% दे रहे हैं 20-21 फाइनेंशियल ईयर के। हम बात करें 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में 2 स्लैब इन्होंने बताई है। 2 स्लैब में पहली स्लैब बोलिए कि साहब जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर की स्लैब है उसकी जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हैं, उन फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर्स हैं, उसका तो साहब आपको 100% मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर का आपको 100% मिल रहा है। और जब थर्ड और फोर्थ की बात करें, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का आपको मिलेगा 50% रिइंबर्समेंट। साथ ही साथ जो सेकंड 21-22 फाइनेंशियल ईयर का है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका 75% आपको मिलेगा, और जो लास्ट क्वार्टर है जो अभी कंप्लीट हुआ है उसका आपको 50% रिइंबर्समेंट मिलेगा।
तो साहब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि साहब जितने भी बेनिफिट दिए गए थे कोविड टाइम पे, वो तो कोविड के टाइम पे बेनिफिट थे, वो उसी टाइम पे लिए एप्लीकेबल हो रहे थे। साहब ये जो बेनिफिट दे रहे हैं ये बेनिफिट नहीं है, ये रिएम्बर्समेंट है। रिएम्बर्समेंट का मतलब जो आपने पे कर दिया उसको रिएम्बर्स कर रही है गवर्नमेंट, रीपे कर रही है। रिएम्बर्समेंट अगर कोविड पीरियड का ही होता तो कोविड पीरियड में इनकी कोई सेल नहीं थी, चूंकि कोई सेल नहीं थी, मेजर सेल नहीं थी, तो मेजरली इनका पेमेंट जो एक्चुअल इनकी सेल हुआ करती थी उससे पेमेंट हुआ नहीं है, इनका कैश लेजर से पेमेंट हुआ नहीं, तो इनले कोई भी होटलियर उसका बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं था। इसीलिए स्कीम को बार बार एक्सटेंड किया गया और लास्ट इन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31/3/2022 के लिए 50% का रिएम्बर्समेंट रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है ऑन दैट लाइट ऑफ दैट बजट। साहब अब बात कर रहे हैं ये जो पैसा हमने जमा कराया ये स्टेट टैक्स का, जो स्टेट टैक्स हमारा ड्यू एंड डिपॉजिट था। साहब ये ड्यू एंड डिपॉजिट की आप बात करे जा रहे हो, इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है साहब स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं कि साहब एक सेक्शन है, सेक्शन 49(5) जो स्टेट जीएसटी, आरजीएसटी एंड सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है 49(5). 49(5) जो सेक्शन है वो मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है जब 3B रिटर्न फाइल करो। तो कहने का मतलब जो सेक्शन 39 की जो 3B रिटर्न है जब उसको हम फाइल कर रहे हो, जब उसको फाइल कर रहे हो तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या होगा वो डिफाइन करता है सेक्शन 49 सब सेक्शन 5। वो कहता है सबसे पहले आईजीएसटी का पेमेंट होगा, आईजीएसटी के बाद सबसे पहले उसके बाद जो पेमेंट बच गया वो सीजीएसटी एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली यूज होगा। तो साहब ये कहते हैं स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट का मतलब हुआ कि जो 49(5) के मैनर जो नॉर्मल मैनर है उसको यूटिलाइजेशन करने के बाद जो भी आपने टैक्स का ड्यू एंड डिपॉजिट आपने जमा कराया, जो स्टेट टैक्स आपको ड्यू था और आपने डिपॉजिट कराया उसका भी बेनिफिट आपको देंगे। तो साहब यहाँ पे एक मूड क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि साहब ये जो बेनिफिट आप दे रहे हो तो उसका जो फॉर्म ए डिराइव किया है उस फॉर्म ए में इन्होंने मांगा है कि साहब आपकी होटल जो है, क्योंकि होटल्स के लिए बात करें तो अपन एक बात करते हैं कि साहब होटल पर टैक्स रेट कैसे एप्लीकेबल होता है। तो साहब होटल के लिए यह है कि अगर कोई होटल जिसका टैरिफ 7,500 रुपए से कम का है, जो 7,500 से कम का रूम है उस पे 6% की रेट से सीजीएसटी, 6% की रेट से एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो इफेक्टिव रेट 12% आ रही है। जो रूम 7,500 से ऊपर के हैं उन सब पे इफेक्टिव रेट आ रही है 18% की। अब साहब एक होटल की इनकम हो सकती है रूम रेंट से, हो सकती है जो उसने किराया से रूम लगाए जिसकी वैल्यू 7.5 से कम थी या ज्यादा थी उस पे हो सकती है, रेस्टोरेंट से हो सकती है या अदर इनकम से हो सकती है। क्योंकि ये जो सर्विस है इसका नेचर ऑफ सर्विस है। बेसिकली शेड्यूल 2 डिफाइन करता है गुड्स या सर्विस है, वैसे जीएसटी गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है। चूंकि ये सर्विस है तो सर्विस के एरा के अंदर जितना भी बोला गया कि एडवांस पे भी जो टैक्स आ गया वो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आया कि साहब होटल की एक नेचर ऑफ टाइम सर्विस हो गई, साहब रूम रेंट से इनकम हो गई, 7,500 से नीचे वाले रूम हो गए, 7.5 से ऊपर हो गए, और साथ के साथ रेस्टोरेंट से इनकम हो गई, और एक ऐसी सर्विस हो गई जो फ्यूचर में आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन चूंकि आपने उसका एडवांस रिकवर कर रखा है, एडवांस रिकवर करने की वजह से आपको एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो एडवांस पे स्टेट टैक्स ड्यू हो गया था और आपको डिपॉजिट कराना पड़ा, तो इसका मतलब आपने जो एडवांस पे टैक्स पे किया है वो उसका भी बेनिफिट आपको इस स्कीम के अंदर मिलेगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में अपन इसको डिस्कस करें और डिफाइन करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं जो भी टैक्स आपने अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय पे किया, 3B रिटर्न फाइल करते समय एज ए होटेलियर, एज ए रिसोर्ट, एज ए टूर ऑपरेटर मैं किस किस पे फाइल कर सकता हूं। साहब मेरी जो भी रिसीट आई है उस रिसीट पे मैंने सप्लाई के इनवॉइस काटे होंगे, सप्लाई के इनवॉइस मेरे 12% के हो सकते हैं, 18% के हो सकते हैं, 2 रेट जनरली लगेगी। टूर ऑपरेटर पे 5 की रेट स्पेशल रेट एप्लीकेबल हो जाती है। हम सबसे पहले बात करें होटल्स पे बात करेंगे तो साहब अपन ने जो जिनके भी रूम 7,500 से कम के थे उन पे अपन ने 12% का टैक्स पे किया। तो पहले टाइप की आउटपुट लायबिलिटी तो ये होगी। सेकंड टाइप की आउटपुट लायबिलिटी हमारी होगी जो होटल्स की इनकम आ रही है 7,500 से ऊपर की, उन पे बात हो गई कि उन पे अपन ने 18% दे दिया। थर्ड जो हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस या इन आउट फूड की सर्विस है उस पे जो थर्ड टाइप की सर्विस है उस पे जो भी टैक्स पे किया अपन ने वो थर्ड टाइप की सर्विस हमारी हो गई। अब
इन सब के अलावा हम बीइंग ए नेचर ऑफ सर्विस, तो सर्विस के क्लासिफिकेशन में हमको सर्विस पे भी एडवांस पे जीएसटी पे करना पड़ता है, जो भी एडवांस कस्टमर से रिकवर होता है। हमने उस एडवांस पे भी जो टैक्स पे किया उसका भी बेनिफिट मेरी हम्बल ओपिनियन में यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वो स्टेट टैक्स ड्यू हो गया था और हमने 3B रिटर्न के अंदर उसका पेमेंट हमने कर दिया है। ऐसा ऑप्शन इन्होंने जो फॉर्म ए है निकाला था, जो फॉर्म ए हमको सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट को, उसके अंदर भी इसको डिफाइन किया, एनी अदर का कॉलम लेके डिफाइन किया जहां पे अपन इसको डाल सकते हैं। तो साहब ये रिइंबर्समेंट का बात हो गया। होटल जो टूर ऑपरेटर की बात करें तो टूर ऑपरेटर में 2 टाइप की सर्विस होती है, 5 और 18 की जनरली उन पर एप्लीकेबल होती है। एज द केस में भी जो उन पर एप्लीकेबल टैक्स होगा, उस पर जो भी टैक्स पेमेंट किया उसका बेनिफिट उनको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि साहब ये हमने बात किया कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा। अब कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है जो कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। साहब हमारे पास कोई इवेजन की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई। टैक्स इवेजन की प्रोसीडिंग 19-20 और 20-21 में हमारे पे कोई इवेजन की प्रोसीडिंग नहीं हो। अगर हमारे अगेंस्ट इवेजन की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है तो हमको इसका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर हमने रिफंड ले भी लिया तो विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हमको 18% की रेट से विद इंटरेस्ट हमको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा साहब इन स्कीम के अंदर बोला। अब साहब एक स्कीम और है गवर्नमेंट की, रिप्स 2003, 10, 19 और 22, ये सारे रिप्स की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई। रिप्स की स्कीम में जितने भी होटल्स हैं ये भी कवर कर रखे हैं। तो साहब स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सचेकर रोल लगाया कि साहब जो भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो एसजीएसटी का, रिप्स का भी जो बेनिफिट मिलता है वो भी सिर्फ एसजीएसटी पोर्शन का ही मिलता है, आपको सीजीएसटी पोर्शन का नहीं मिलता। तो रिप्स के अंदर जो आपने बेनिफिट अवेल किया ड्यूरिंग दैट पीरियड का मतलब जो रिटर्न का पीरियड है, रिटर्न का पीरियड मतलब आप कहने का मतलब जितने भी मैंने क्वार्टर बताए इनकी मंथली एप्लीकेशन लगेगी रिफंड की। आप क्वार्टरली नहीं लगा सकती क्योंकि रिटर्न पीरियड जो डिफाइन किया लॉ में वो पर्टिकुलरली मंथली डिफाइन किया। आपको मंथ ऑन मंथ आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। मंथ ऑन मंथ एप्लीकेशन लगाएंगे और आपको ये बेनिफिट अवेल करेंगे। तो कहने का मतलब जो पीरियड इसमें कवर किएंगे 18 महीने के आसपास का जो पीरियड कवर किया, तो 18 महीने की 18 एप्लीकेशन आपको मैन्युअली लगानी पड़ेगी। उसको आप सेपरेटली क्लब करके नहीं लगा सकते। और जो स्कीम जो पर्टिकुलर मंथ में जो आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उस रिफंड एप्लीकेशन के अंदर जो भी अमाउंट आपके पास आया है क्लेम 50% जो एसजीएसटी का अमाउंट है उसको लेस करेंगे रिप्स के अमाउंट से। रिप्स में अगर कोई बेनिफिट आपने अवेल किया है तो कहने का मतलब हम ये एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि साहब मैंने एसजीएसटी से 200 रुपए चुकाए थे। एग्जाम्पल के रूप में हम एसजीएसटी से 200 रुपए चुकाए थे, 3B रिटर्न फाइल की। जब अक्टूबर 2020 की मैंने 3B रिटर्न फाइल करी तो हमने 200 रुपए का टैक्स पे किया। तो साहब स्कीम के हिसाब से हम अक्टूबर 2019 में हम फाइल हो जाते हैं साहब इस स्लैब में, 50% की स्लैब में हम फाइल हो गए। जब हम 50% की स्लैब में आ गए अक्टूबर 20 से ये पीरियड में 50% का हमको बेनिफिट मिलता है। तो एसजीएसटी पोर्शन जो हमने 50% दिया है उसका 50% मिलेगा। तो 200 रुपए का 50% 100 रुपए हमको बेनिफिट मिलेगा रियम्बर्समेंट का। रियम्बर्समेंट मतलब फर्स्ट हमको पे करना होगा, पे करने के बाद हमको उस चीज का स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से रिफंड के रूप में क्लेम हमको एंटाइटल मिलेगा। एज सच जो एक्सपोर्ट का रिफंड लेते हैं विद पेमेंट और टैक्स का जैसे रिफंड लेते हैं उसी तरीके से इसका पेमेंट हमको मिलेगा। तो साहब 200 रुपए का मैंने एसजीएसटी पे किया था जिसमें मैं 50% के लिए रिफंड के लिए एलिजिबल था। तो मैंने 50% रुपीज निकाला, 100 रुपीज आया। 100 रुपीज के बाद में अगर उस पीरियड में मैंने रिप से 20 रुपए का बेनिफिट ले लिया, रिप से किसी भी स्कीम से 20 रुपए का बेनिफिट ले लिया, तो नेट जो अमाउंट आपका पास रहा इफेक्ट देने के बाद वो रहा साहब आपके पास 80 रुपीज। तो आप रिफंड का जो एसजीएसटी पोर्शन का जो रिप्स के बाद जो रिफंड मिलेगा जिस स्कीम के अंदर, वो रिफंड का अमाउंट होगा ओनली 80 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि स्टेट जीएसटी की जो रिप्स की जो भी सब्सिडी का जो बेनिफिट आप रिइंबर्समेंट ले रहे हो उसके बाद जो बेनिफिट एंटाइटलमेंट होगा सिर्फ उसी का आपको रिफंड मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है साहब इसको फाइल कैसे करना है। तो साहब इसकी फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि जितने भी पीरियड की हमारी रिटर्न्स ड्यू हैं वो सारी हमने फाइल कर दी हो। जिस पीरियड के लिए हम रिफंड फाइल कर रहे हैं उस पीरियड की प्रोसीडिंग सारी रिटर्न्स हमारी फाइल हो जानी चाहिए। रिटर्न का मतलब जीएसटी की जीएसटीआर 1, 3B 2 ही रिटर्न अपनी एप्लीकेबल होती है, दोनों रिटर्न हमारी फाइल हो जानी चाहिए। साथ ही साथ
सेक्शन 49(5) की क्लॉज के हिसाब से हमारी जो एंटाइटलमेंट थी क्रेडिट की, उसके हिसाब से हमको उसका पेमेंट कर देना चाहिए। 49(5) के हिसाब से जो भी हमारी क्रेडिट थी उसका पेमेंट हमको कर देना चाहिए। थर्ड, जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म ए का फॉर्मेट है। उस फॉर्म ए के फॉर्म में आपको प्रॉपर ऑफिसर, जो स्टेट जीएसटी का आपका जुडिक्शन ऑफिसर कहलाएगा, जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर कहलाएगा, उसके पास आपका एरिया जुडिक्शन का जो ऑफिसर है उसके पास एक फाइल, एप्लीकेशन मैनुअली फाइल करनी होगी, और ये जो एप्लीकेशन होगी मंथ वाइज फाइल करनी होगी। ये सारी ब्रीफ किया मैंने आपको स्टेट जीएसटी का रिइंबर्समेंट के बारे में। ओवर टू सोनम जी। यही सब है मैम, बहुत छोटी सी स्कीम निकाली है लेकिन बहुत बेनिफिशियल स्कीम है इस कोविड पीरियड में इन सारे लोगों के लिए। बहुत छोटी एंड स्वीट, बड़े अच्छे स्मार्टली इन्होंने स्कीम को अवेल किया है कि साहब जीएसटी रिटर्न से उसको लिंक कर दिया, और जीएसटी रिटर्न से लिंक करने के साथ साथ उसको अपन ने डायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं वो थ्रू। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत ही अच्छे से आपने बहुत ही सिंपली वे में सबको समझाया है। सर एक क्वेरी आई थी बीच में, मैंने डिस्कस नहीं किया। क्वेरी में उन्होंने पूछा था कि जो एयरबीएनबी के जो अपने वो होते हैं होटल्स वगैरह, रिसोर्ट्स वगैरह, दे आर विल बी कवर्ड इन दिस एरिया। मैम एयरबीएनबी, मैम जिसने क्वेश्चन किया ना मैम, उनके एक बार अगर उनको हैंड रेज करें हम बोलोगे, उनको अनम्यूट करके आप खोल लेना, तो अपन सबके लिए ओपन होगा, क्योंकि मैम इसके अंदर बहुत माइन्यूट चीज है सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मैम, अगर उनको आप बोल दें। अखिल गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट। आई थिंक सो नहीं हो पा रहा उनका। मैम जो जिन्होंने रेज हैंड किया ना उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर मैंने कर दिया है। हाँ जी। नमस्कार उज्जवल जी। नमस्कार नाम जी। उज्जवल जी मेरा सवाल ये है, अगर कोई रजिस्ट्रेंट है जैसे वो उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया है, तो क्या वो भी स्कीम के लिए एप्लीकेबल है? सर उस पीरियड की रिटर्न फाइल करी थी क्या? जी बिल्कुल। उस पीरियड में स्टेट जीएसटी का टैक्स पे किया था क्या? बिल्कुल सर। क्या वो होटल, रेस्टोरेंट, होटल, हेरिटेज होटल या टूर ऑपरेटर में कवर होता है? जी टूर ऑपरेटर में कवर होता है सर। अगर कवर होता है तो अगर उसने कैंसिल करा लिया तो भी रिफंड के लिए एलिजिबल है सर, एंटाइटलमेंट है उसको 100% एंटाइटल। क्योंकि ये जो स्कीम है सर, इसको बड़े प्यार से जब पढ़ते हैं ना सर, वो पीरियड वाइज पीरियड में बात करती है। उस पीरियड में तो साहब मैं रजिस्टर्ड था, इसीलिए मैंने टैक्स का पेमेंट किया, और मैंने स्टेट टैक्स मेरा ड्यू था, ड्यू के साथ मैंने पेमेंट भी कर दिया। तो मैं ड्यू कब होगा? जब मैं रजिस्टर्ड होगा, मैंने कोई सप्लाई की होगी। आज के डेट में हो सकता है मेरा बिजनेस कोलैप्स कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पीरियड देखेंगे जिस पीरियड के लिए अपन रजिस्टर्ड है सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है, बताएं। हाँ सर नमस्कार, मैं ये पूछ रहा था सर कि ये जो फॉर्म ए आप बता रहे हैं, फॉर्म ए कहाँ से मिलेगा? सर आज टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर्म ए। अच्छा राज टैक्स की वेबसाइट। हाँ स्टेट जीएसटी का है सर ये। तो सर ये सारे मंथ्स का मतलब अलग अलग पीरियड वाइज सेपरेट फाइल होगा सर, सेपरेट टैक्स पीरियड पे फाइल होगा सर। टैक्स पीरियड जो लॉ में डिफाइन किया है, ड्यूरिंग द मंथ जिस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हो वो पीरियड होगा सर। नहीं तो सर जैसे मान लो टोटल 18 मंथ्स हैं, तो अपन 18 बार अलग अलग एक साथ डिपॉजिट करवा सकते हैं क्या? सर 18 मंथ है तो 18 मंथ की 18 एप्लीकेशन लगेगी। हाँ 18 एप्लीकेशन ही लगानी होगी सर, लॉ तो यही कहता है। हाँ 18 लगानी होगी, लेकिन अपन एक साथ जाके 18 की 18 सबमिट कर सकते हैं, राइट? तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन पीरियड जो होंगे वो 18 पीरियड के सेपरेट एप्लीकेशन होगी सर। ओके सर, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि साहब जो जिसका रूम रेंट बिलो 100 है, बिलो 1000 है, उसकी एग्जेम्पशन है। ओके। तो मैम ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में शो करेगा जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करते समय। ये पूछना चाहते हैं कि साहब इसको B2C में फाइल करना है एग्जेम्प्टेड? साहब B2C वो सेल होती है जो टैक्सेबल में जा रही हो। फर्स्ट वो टैक्सेबल सेल होनी चाहिए, उसकी कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। उसकी डिक्लेयर टैरिफ रेट हो, डिक्लेयर टैरिफ रेट तो है लेकिन एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर वो डिक्लेयर टैरिफ के बाद एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन में कवर हो गई तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी।
और वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के कॉलम में फाइल होगी, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही जाएगी, ना कि उसके अंदर आपकी B2C में। एक चैट बॉक्स से क्वेश्चन उठाया मैंने, So one और more किसी question. में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। Reimbursement also applicable to late fees under GST, SGST part? नो मैम, ओनली टैक्स की बात करिए मैंने, टैक्स, ओनली टैक्स विच नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली टैक्स जो आपने पे किया है while filing your return, respective month return. Eight seconds, sir. One more question. So one more question, please. Yeah, मैम। मैम ऐसा कर लेते हैं, अगर विकास जी हैं यहाँ पे तो उनका भी कोई क्वेश्चन है तो उनको पूछ लीजिए, अगर वो भी कंफर्टेबल हो तो अपन सारे ले लेते हैं। जीएसटी पे ओपन आर डिस्कशन हो जाएगा, अगर कोई भी है तो सॉल्व हो जाएगा मैम। वी हैव इनफ टाइम बिकॉज ये दोनों टॉपिक ऐसे थे कि थोड़े इनकी जो है ना कंसाइज टॉपिक है ये। So 8 seconds, one more question. Manage. उज्जवल जी, नानक गुप्ता ही बोल रहा हूँ। हाँ नानक जी बताएं। मेरा सवाल ये था, मान लीजिए कोई कंपोजिट सप्लाई दे रहा है, होटल की सर्विस है, साथ में उसका रेस्टोरेंट की भी सर्विस है। राइट सर, राइट। इस केस में क्या रिफंड दोनों पे एप्लीकेबल होगा या सिर्फ? दोनों पे एप्लीकेबल होगा सर, वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सर। बट रेस्टोरेंट्स तो जैसे इसमें कवर हो ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर रेस्टोरेंट की स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट कवर नहीं होते साहब। अगर वो होटल के साथ दे रहे हैं तो फर्स्ट उसकी सर्विस है रेस्टोरेंट, फिर आपने काम मिलिए, बहुत इंटेलिजेंट वर्ड है, कंपोजिट सप्लाई। तो साहब कंपोजिट सप्लाई तो तभी होगी जब फर्स्ट प्रिंसिपल सप्लाई होगी कोई। तो प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो रूम रेंट की सर्विस है उसकी फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट वो होटल है, देन रेस्टोरेंट है। होटल और रेस्टोरेंट के अंदर एक और चीज है सर, ये सर्विस टैक्स एरा में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत सारी जगह, कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां गैस जा रहा है वो रुकने जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी जो हो रही है वो रुकने के स्टे की, रूम रेंट की जो रूम टैरिफ से आ रहा है। उसके बाद आपके रेस्टोरेंट की इनकम है, तो वो एंसेस्टरी सर्विस है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो जो कंपोजिशन स्कीम दे रखी है होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए, उसको भी डायरेक्टली लिंक कर रखा है रूम रेंट से। अगर किसी होटल का रूम रेंट 7,500 से ऊपर चला जाता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम जो रेस्टोरेंट के 5% की नहीं मिलती साहब, वो ऐसे ही लिंक कर रखा है। तो साहब अगर वो रेस्टोरेंट है, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट नहीं है, उस रेस्टोरेंट के अंदर पहले वो होटल है, उस होटल के अंदर रेस्टोरेंट चलता है, तो उसकी सर्विस का भी रिफंड आपको मिलेगा। ये तो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना फिर। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट है साहब, अपन हाईवे पे जाते हैं, स्टैंड अलोन ढाबा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे किसी भी मैरियट की बात कर लें, वहाँ पे ऐसा है लोग लंच करने भी चले जाते हैं बाहर से, सर रिफंड मिलेगा। थोड़ा होटल है ना बेसिकली वो सर, वो होटल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है, वो होटल है, रेस्टोरेंट नहीं है सर। वो उसके पास जो लाइसेंस मिलेगा, ऑपरेशन का जो लाइसेंस है, ऑपरेटिव लाइसेंस है, वो होटल का है सर। ठीक है। यहाँ जो एग्जामिशन दे रखी है वो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, बहुत क्लियर वर्ड है। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट मतलब जो होटल में नहीं है। ओके, वर्ड इज द स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट। मैम एक क्वेश्चन चैट में आया है कि कंपनी रजिस्टर्ड इन जयपुर एंड होटल इन पुष्कर। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वेदर पुष्कर एड्रेस हैज टू बी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेयर टू शो नेम ऑफ होटल इन रजिस्ट्रेशन एंड बोथ company name hotel in the registration as both company name and hotel name are different. Yes ma'am, there is a concept. ये क्या कहना चाहते हैं, मैं एक स्टैंड अलोन आपको पूरी चीज समझाता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि साहब मेरी एक होटल है, जैसे भी नानक जी ने वर्ड काम मिली है मेरियट। मेरियट एक ब्रांड नेम है जिस नाम से वो होटल रन करता है, तो कहने का मतलब उसका जो ट्रेड नेम है वो मेरियट है, जबकि एक्चुअल में उसकी जो जिस कंपनी में वो रन करता है वो जो डिफरेंट, वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो और अब इन्होंने एक क्वेश्चन किया, ये दो तो चीज इन्होंने ये ली। तीसरी चीज इन्होंने काम में ली कि साहब मेरी जो एक रजिस्ट्रेशन प्रिंसिपल प्लेस, मेरा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो जयपुर का है, और साथ के साथ मेरी एक होटल पुष्कर में चलती है, तो मतलब मेरे 2 बिजनेस सेंटर हो गए। तो साहब मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? तो साहब
अब इस सिचुएशन को एनालिसिस करके समझ में आता है कि साहब आपकी जो होटल है वो पुष्कर में सिचुएटेड है, तो चूंकि आपकी वहां से सप्लाई होगी, जब भी आपको कोई सप्लाई करनी है, जिस जगह आपका सप्लाई करनी है उस जगह को आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो आप ये कर सकते हो प्लान आउट करने के लिए कि साहब प्रिंसिपल प्लेस जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां का तो रजिस्ट्रेशन लीजिए, साथ के साथ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से आपकी फर्दर सप्लाई हो रही है वहां का आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेपरेटली। आपको एक सेपरेट एडिशनल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना होगा। डन सर। सेकेंड उन्होंने बोला कि मेरा नाम और ट्रेड नेम और फर्म का नाम अलग अलग है, तो साहब बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है वहां पे बहुत कॉमनली अपन को दिखता है कि साहब उसका नाम अलग है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम है। वैसे ही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। जो ट्रेड नेम है वो उसको, जैसे नानक जी नाम ले रहे थे मीरेट, तो आप मेरे ट्रेड नेम डाल दीजिए और लीगल नेम जो आपका पैन कार्ड पे जो मौजूद है वो नाम चलेगा। तो सर ये इनकी क्यूरी थी, नेम इज नॉट अवेलेबल हियर। और भी किसी का क्वेश्चन हो तो सर रेज हैंड कर लीजिए, आप अनम्यूट कर दीजिए, उनको अपन ले लेते हैं। सर एक ने रेज कर रखा है हैंड, पर उन्होंने नेम मेंशन नहीं है, मैंने उनको अनम्यूट भी किया है। 1+8 मैम शायद इनकी क्यूरी हो गई, ये फॉर्म पूछ रहे थे, फॉर्म कहाँ मिलेगा। हाँ ठीक है। और देख लीजिए मैम जिनका भी रेंड है, पीपी अग्रवाल साहब का आया है मैम। अनम्यूट कीजिए मैम पीपी अग्रवाल साहब को। कर दिया है। उज्जवल जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर बताएं। सर कि ये रिसोर्ट्स और मोटल भी इसमें कवर होते हैं क्या, उनको भी मिलेगी क्या? क्या सर वापस थोड़ा सा। ये जो रिसोर्ट्स होते हैं, रिसोर्ट्स या मोटल जो होते हैं। सर देखो जी, ये जो स्कीम कवर की गई मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था। हाँ। स्कीम के अंदर सर 3 टाइप से चीजें मिल रही है सर, अपन इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सर वो रिसोर्ट में कवर होता है बेसिकली, क्या है सर, हाँ सर। उस रिसोर्ट का लाइसेंस होगा सर उसके पास। तो सर होटल हो गए, हाँ। हेरिटेज होटल हो गए, जो गढ़ हैं अपने पुराने हेरिटेज राजा महाराजाओं के गढ़ को जो होटल में कन्वर्ट किया गया वो हेरिटेज होटल हो गए सर। बिल्कुल। नॉर्मल होटल जितनी हो गई। हाँ, जिनके पास सर ओपन स्पेस बहुत ज्यादा है, कॉमन वर्ड्स में बता रहा हूँ, वो रिसोर्ट के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन मिलता है सर उनको। बिल्कुल सर। तो सर वो भी कवर होते हैं, मेरी हम्बल ओपिनियन तो यही है सर। सर पॉल्यूशन का जब लाइसेंस देखेंगे ना आप, उनके पास आपका रिसोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा आपको। या तो होटल या रिसोर्ट का, दोनों में से किसी एक चीज का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। So I think no query. मैम अगर Hello. So I think so nobody having any query. मैम लास्ट कॉल ले लीजिए फिर कंक्लूड करते हैं मैम, अगर नहीं है तो। So please share the PPT. PPT मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। मैं आपको पर्सनली सेंड कर देता हूँ, फिर आपको जहाँ शेयर करना है प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। Sir, any due date of this form? मैम देखो नोटिफिकेशन में कहीं ड्यू डेट लिखी नहीं है, लेकिन मेरी एक हम्बल ओपिनियन है कि जितने भी प्रोविजंस ये कवर कर रहे हैं वो सेक्शन 54 के द्वारा गवर्न होनी चाहिए। मेरी हम्बल ओपिनियन है, इट्स नॉट कवर्ड बाय द एनी लॉ, नॉट आई एम डू नॉट हैव एन अथॉरिटी। मेरी एक हम्बल ओपिनियन है जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को लॉ पढ़ने के बाद आती है कि मैम दे आर यूजिंग सेक्शन 50, 49(5) स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी का एक सेक्शन है सेक्शन 54, रिफंड की टाइम लिमिट डिफाइन करता है। So it's a kind of a refund. Reimbursement is a kind of a refund. We can call in that category. 2 year की टाइम लिमिट दे रही है within a 2 year span of time. तो मैम मेरी हम्बल ओपिनियन ये बनती है कि 2 year के अंदर अंदर अपन को फाइल कर देना चाहिए, बट nowhere in the notification, nowhere in the rules it is defined. But in my humble opinion law तो ये कहता है
अब इसको अदर सपोर्ट में और बात करते हैं तो साहब एक जनरल लिमिटेशन का टाइम है, जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन भी है अपने बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे 3 साल की टाइम लिमिट दे रखी है। तो मैम 2 साल अपन इसको ऐसे कह सकते हैं 2 साल और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 3 ईयर, उसमें लिटिगेशन है। 2 साल में लिटिगेशन नहीं आएगा, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ऐसा लिखा हुआ है मैम सेक्शन 54 में, बट सेक्शन 54 को यहाँ कोरिलेट नहीं किया गया, तो लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट ग्राउंड। ठीक है सर। एंड सर ये जो फॉर्म फाइल होगा ये मैनुअली होगा? यस, मैनुअली फाइल होगा मैम। आई हैव मेंशन इन द लास्ट माय स्लाइड दैट ये मैनुअली फाइल होगा। और जो स्टेट जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर है, आपका जुडिक्शन अगर सेंटर में, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, चलो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं मैम। फॉर्म तो मैनुअली फाइल होगा, लेकिन आपका जुडिक्शन जो बाइफिकेशन हुआ स्टेट और जीएसटी में, वो अगर सेंटर में चला जाता है तो कहाँ फाइल होगा, सेंटर में होगा, स्टेट में होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके क्लियर है, क्योंकि स्टेट जीएसटी का ये एडमिनिस्ट्रेशन दिया और वहां प्रॉपर ऑफिसर वर्ड लिखा है और जितने भी प्रोसीजर इसके डिफाइन किए हैं वो स्टेट जीएसटी वाले। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये स्टेट जीएसटी के जो ऑफिसर है उसी के पास ये फाइल है। ओके सर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सेंटर का हो? मैम इसका एक दूसरा एग्जांपल हो रहा है, रिप्स की सब्सिडी हमेशा स्टेट जीएसटी के ऑफिसर के पास लगाते हैं, which is a proven technology over here. That's why I am saying to you that ये रिफंड हमेशा जो स्टेट जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर होगा उसी के पास फाइल होगा, बिकॉज दे आर यूजिंग स्टेट जीएसटी एंड द वर्ड प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 6 में, वो डिफाइन ये करती है कि साहब जो दैट एक्ट को गवर्न करने वाला जो ऑफिसर है वो स्टेट जीएसटी का जो ऑफिसर होगा वही होगा। दैट्स व्हाई माय ओपिनियन इज ड्राइव ऑन दैट कंटेक्स्ट। बट और इसका दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है कि रिप्स की सब्सिडी अपन स्टेट जीएसटी ऑफिसर के पास ही लगाते हैं, चाहे अपनी फाइल सेंटर में क्यों नहीं। हाँ ठीक है सर, आई थिंक नो क्वेरी। तो मैम कंक्लूड करें, लास्ट कॉल ले लो, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं मैम इसको। एनीबॉडी हैविंग क्वेरी? थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। ओवर टू सोनम जी। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था। आई रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिहाइंड द टॉपिक इज दिस, एंड आई रियली थैंकफुल टू चेयरमैन सर एंड रुचि मैम who give me this seriously opportunity to make a moderator. Thank you so much sir, Ujjwal sir and Vikas sir, for giving such a valuable time to our participants and to me. Thank you so much.